हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बजे हर रोज़ आपके लिए एक सेशन होता है जिसमें आप गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो, आप जानते हो गणित की बारीकियों को, समझते हो, सीखते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले तो होमवर्क चेक करा देता हूँ। सवाल था कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि एक सही 4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछा गया था। इसको हम क्या करेंगे, दिया है कि परिधि और व्यास में अनुपात दिया है, कितना कितना 22:7 दिया है ना। और आपको सवाल में एक चीज और दे रखी है, क्या कि परिधि एक सही 4/7 मीटर हो। तो अगर हम इसको सरल भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11/7 मीटर। ठीक है, तो परिधि को परिधि के बराबर रखना है। तो 22 बराबर कितना दिया है, 11/7 मीटर। ठीक है, तो एक रेशियो का अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 11/7 और गुणा में 22। अब काट दो तो कितने से कट जाएगा बताइए, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, कितना आएगा 1/14 मीटर। एक रेशियो का मान आपके सामने है। अब देखो, अगर एक रेशियो बराबर 1/14 मीटर है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, व्यास कितना है, 7 रेशियो। तो व्यास निकल के आएगा और व्यास आपका हो जाएगा कितना, जब एक रेशियो बराबर 1/14 मीटर है तो 7 रेशियो बराबर 7 गुणा है 1/14, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 मीटर। ये क्या हो गया, व्यास। अब पूछा क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछी गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, आर से प्रदर्शित करते हैं उसको, जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस आपको 1/2 का आधा ही तो करना है, कर दो। ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना आएगा 1/4 मीटर। कौन सी ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, परिधि को परिधि के बराबर किया, एक रेशियो का मान निकाल लिया, व्यास निकल आया, व्यास से त्रिज्या बन गई, बस। बहुत ही आसान प्रश्न था, आपने आसानी से हल कर लिया होगा। ए रहा दूसरा होमवर्क। क्या लिखा है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। अच्छा, ऐसी बात है। तो मान लो कि मूलधन आपका 100 है, ठीक, तो जो ब्याज है वह मूलधन के 30% के बराबर है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30। ठीक है, ये ब्याज हो गया। अगर मूलधन 100 है तो क्या कर सकते हैं हम, यहां से दर निकाल सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास है। टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष। ठीक है ना, तो दर निकालेंगे तो दर के लिए क्या करते हैं, दर के लिए करते हैं ब्याज कितना है 30 बटे समय कितना है 6, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगी आपकी क्या दर। बात समझ में आई, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपका जो मूलधन है वह 100 था, 100 रुपए था। अगर 100 रुपए मूलधन है तभी होता है ऐसा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है कि तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। ये कहा गया है कि अगर कितने समय बाद ब्याज और मूलधन दोनों क्या हो जाएं, आपस में बराबर। तो मूलधन आपका कितना है 100 और इतना ही आपका क्या हो जाए ब्याज, मतलब अब ब्याज भी कितना हो जाए 100। ठीक है, 100 रुपए आपका क्या हो जाए ब्याज। क्या चाहिए, समय, समय चाहिए ना, समय। समय के लिए क्या करना है आपको, आपको याद रखना है, क्या मैंने बोला अभी कि अगर मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज कितना है 100, इसमें दर से भाग दे दो तो समय निकल के आ जाएगा, कितना आया 20 वर्ष। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज में दर से भाग देंगे तो समय निकलेगा, अगर मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज में समय से भाग देंगे तो दर निकलेगी, यही होता है।
एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो 20 वर्षों में क्या हो जाएगा, मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रही आज की क्लास जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है कि आमिर की आय सलमान की आय की 3/7 है। ठीक है, एक तरफ आमिर और एक तरफ सलमान। सलमान की आय की, अगर सलमान की आय 1 है तो आमिर की कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी ना। अब हम इनका अगर अनुपात बनाएं तो इस 7 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 1 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा ना। और जो ये 7 है ना, ये खत्म हो जाएगा ना। तो अनुपात क्या बनेगा, अच्छे से लिख दें। अब हम लिख सकते हैं कितना, 3:7। क्यों हो गया, आपने समझ लिया। ठीक है, क्योंकि बटे में 7 आ रहा था तो 7 का गुणा किससे कर दिया, 1 से। तो 7 एकम 7 और नीचे का 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनकी आय हो गई, आय। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। अब बोला गया है कि अगर आमिर का खर्च उसकी आय का 3/5 है। 3/5 क्या है, खर्च है, खर्च। अब देखो क्या है, अब समस्या ये है कि भिन्न नहीं होनी चाहिए। भिन्न अगर होगी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे। तो भिन्न खत्म करो। कैसे खत्म होगी, भिन्न है कितनी, 3/5। ऐसी कोई संख्या अगर आपको मिल जाए कि जो 5 से घट जाए, आय ऐसी कोई संख्या बन जाए कि जो 5 है ना वो कट जाए, तो बस समझ लो सरल हो गया। इसके लिए आप क्या करो, सोचो, कुछ नहीं करना है आपको, बस पूरी आय में ना 5 से गुणा कर दो। इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब आय कितनी हो गई, 15 हो गई ना, 15 हो गई अब आय। और सलमान की आय कितनी हो गई, 35। ठीक है, अब बोला है कि आमिर का खर्च उसकी आय का 3/5 है। आमिर कौन है, ए। खर्च कितना कर रहा है, आय कितनी है, पहले तो ये देखो 15 है। 15 का 3/5 खर्च कर देता है, 15 का 3/5 खर्च कर देता है। देखो 15 का 3/5 खर्च करता है, निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 क्या करता है, खर्च, एक खर्च हो गया। ठीक, अगर 9 खर्च करता है कौन, आमिर। फिर क्या बोला गया है कि सलमान का खर्च उसकी आय का 50% है। 50% कितना होता है, 50% मतलब आधा। ठीक है, तो उसकी आय है 35 और आधा कितना हो जाएगा, 17.5। बोलो हो जाएगा ना, कि अगर उसकी आय 35 है और वह अपनी आय का 50% खर्च करता है तो इतना हो जाएगा, आधा मतलब 50% मतलब आधा, तो 35 का आधा 17.5। ठीक, एक खर्च है और ए इनकी आय थी। अगर बचत में आपसे पूछूं कि बचत कितनी, बचत तो क्या करोगे आप बताओ, घटा दोगे आय में से खर्च को, तो कितना आएगा बताओ, आएगा 6, क्योंकि 15 में से 9 गए 6, और यहां घटाएंगे तो इतना ही और बच जाएगा 17.5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई ना। अब क्या करना है, अब बस जो बोला गया है बिल्कुल वही करना है। और उनकी बचत का औसत, औसत दिया, ये बचत है ना, इनका औसत। तो औसत के लिए क्या करते हैं, दोनों का योग। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23.5। बचत यही तो है, इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। एक खर्च था, ये बचत है और ये आय है। ठीक, तो औसत, औसत योग बटे 2, कुल योग बटे कुल संख्या, यही करते ना औसत के लिए, बराबर है 23,500 के। बात समझ में आई। अगर हम यहां से दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक 0 आ जाएगा ना। और 235 से कट जाएंगे कितनी बार, 100 बार हो जाएगा ना। 235 रेशियो लिख लो। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा, एक 20 का गुणा हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2000, एक रेशियो बराबर। बात समझ में आ रही है कि यदि 23.5 रेशियो बटे 2, ठीक, बराबर था 23,500 के, तो एक रेशियो बराबर आया 2000 के। क्या बोला गया है, उनकी आय का अंतर ज्ञात करो, आय का अंतर। ऐसी बात है तो निकालो, आय कितनी है 35 और 15, अंतर कितना होगा, अंतर बताओ,
35 और 15 में अंतर कितना होगा, बताइए कितना होगा, 20 रेशियो होगा कि नहीं। तो 1 रेशियो बराबर 2000 के, तो 20 रेशियो बराबर 20 गुना 2000 के, बताओ कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। उत्तर कुछ था ही नहीं इसमें, तो आसानी से हो गया, आराम से आपने समझ लिया। बस कोशिश ये करो कि भिन्न ना मिले आपको, अगर भिन्न मिल रही है तो कुछ ऐसा करो कि वो भिन्न खत्म हो जाए। वही करने के लिए मैंने क्या किया, आय को 15 बना लिया, 5 से गुणा कर दिया। तो आमिर की आय में 5 से गुणा किया तो सलमान की आय में भी 5 से गुणा कर दिया, कि अनुपात ना बदले। बस बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, आराम से हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोला क्या गया है कि साझेदारी में अमन द्वारा अर्जित लाभ राहुल द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में 300 रुपये कम है। हमें नहीं पता कितना है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये लाइन बाद में पढ़ लेंगे। अभी क्या लिखा है कि राहुल ने अमन द्वारा निवेश किए गए धन का 3/4, राहुल है और अमन है। ठीक, राहुल ने अमन द्वारा निवेश किए धन का 3/4, अगर अमन ने किया कितना, 1। ठीक है, तो राहुल ने कितना किया, 3/4, क्योंकि 3/4 धन निवेश करता है ना, यही। तो क्या करना है, बस अगर अनुपात बनाएंगे तो 4 का गुणा किधर हो जाएगा, इधर। तो हम सीधा सीधा कर दें। ठीक है, 3/4 लिख सकते हैं ना, तो वही कर लेंगे। देखो हटा लो इनको सबको, तो 3/4, ये क्या हो गया, ये निवेश है इनका, इनकम, निवेश ही लिख लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, क्या बोला है, अमन से दुगने समय के लिए। ठीक, अमन से दुगने समय के लिए किसने किसने किया है, यहां लिखा है कि राहुल ने अमन से दुगने समय के लिए क्या किया, निवेश किया। तो बस आप भी कर लो। अमन कहाँ है, अगर अमन 1 साल के लिए कर रहे हैं तो अमन से दुगने समय के लिए राहुल ने कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या करो आप कि ए हो गया इनका क्या, समय। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि इनका क्या करो आप, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, क्योंकि जो प्रॉफिट का रेशियो निकलता है वो निवेश गुणा समय बराबर होता है। जितना निवेश किया, कितने समय के लिए किया, दोनों का गुणा करेंगे तो किस में अनुपात निकलता है, प्रॉफिट में, मतलब लाभ में। ठीक है, तो ये उनका लाभ हो जाएगा, 3 दूनी 2 ती 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, लाभ हो गया ना। अब पढ़ो पहली लाइन, क्या बोला, अमन द्वारा अर्जित लाभ राहुल द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में 300 रुपये कम है। कम है भाई, कम है तो देखो कितना कम है, 1 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 300 रुपये की। ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितने के, 300 रुपये की। तो क्या करना है, कुल मिलाकर दोनों ने कितना लाभ कमाया, ये निकालना है। तो कुल मिलाकर कितना कमाया, 5 रेशियो, निकाला ना, 5 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर अगर 300 है तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणा 300 कितना होगा, 1500 रुपये। बस सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं प्रश्न में, तो आसानी से हो गया, आराम से बात समझ में आ गई ना। चलो अगला प्रश्न ए है। क्या बोला गया है कि एक टेंट में 5 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 16 वर्ग मीटर फर्श, बैठने के लिए 16 वर्ग मीटर फर्श चाहिए एक व्यक्ति को, और 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ कितना फर्श चाहिए, 80 वर्ग मीटर, इतना फर्श लगेगा। तो ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया, बताओ बताओ, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। और 100 घन मीटर हवा चाहिए, तो ये क्या हो गया, एक आदमी के लिए 100 घन मीटर हवा चाहिए, तो 5 व्यक्ति के लिए कितनी चाहिए, 500 घन मीटर। बताओ, हो गया ना, ये आपका आयतन हो गया, बताइए हो जाएगा ना। अब क्या चाहिए, उस शंकु की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो आप बस शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब मैं आपसे कहूं कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो आयतन वही होगा जो हवा का आयतन होगा, क्योंकि हवा तो पूरे में फैली होगी ना, और पूरे में क्या फैलता है, आयतन।
तो 500 घन मीटर क्या हो गया? शंकु का आयतन। जितनी उसके अंदर हवा होगी उतना ही आयतन माना जाएगा। तो 500 घन मीटर है हवा, तो 500 क्या हो गया? आयतन। अब 1/3 गुणा जो पाई आर स्क्वायर होता है, यह फर्श का क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो आधार का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल कितना है? 80। बोलो, तो यहां 80 रख देंगे। एच का मान चाहिए, बस हो गया, समझ लो। क्या करें? काट लो ना, 0 से तो 0 कट गया, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 150 बराबर आया एच के, एच गुणा 8 के आया। ठीक है, तो यहां से अगर एच निकालेंगे तो 150/8, तो एच बराबर कितना आया बताइए? 8 एकम 8, कितना बचा? 7। अंक उतारे 0 के, तो 8 अठन्यन 64, कितना बचा बताइए? 6। तो 8 सते 56 और 8 पंच 40, 18.75 मीटर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आया, आराम से हो गया, कुछ नहीं था, बस आपको जो डेटा दिया था उसको इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल कर लिया अच्छे से तो उत्तर भी आसानी से आ गया। हो गया ना। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बोला गया है कि एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। ठीक है, मान लो दुकानदार MRP पे 100 रुपये रेट डाल के रखा था। ठीक है, और एक व्यक्ति आया तो उसने बेच दी 25% छूट पर, तो मतलब कितने में? 75 में। लेकिन हुआ क्या कि उसने जिस कीमत पर खरीदी घड़ी को, जिस कीमत पर खरीदा है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि जिस मूल्य पर दुकानदार ने बेचा है उस मूल्य पर खरीदा है किसने? खरीदार ने। तो कितने में खरीदी? 75 में ही। बात समझ में आ रही है? और उस खरीदार ने क्या किया? 140% पर उसे बेचने पर, मतलब 140% लाभ पर उसे बेच दिया। ठीक, तो क्या किया? समझिए बात को, इसका बेच दिया तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। अब 140% के लाभ पर बेचा है तो ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का 140% निकाल दो, करो हल। 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 5 से कट गया 15 बार, 15 सत्ते कितना हो गया? 105। मतलब 105 रुपए में बेच दिया। होता क्या है, जब वह बेचता है उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, पहले कितने मिल रहे थे? 100। ये मूल कीमत थी ना, उससे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं अनुपात में? 5 रेशियो मिल रहे हैं ना। देखो, 100 से 105, मूल कीमत से कितने रुपए ज़्यादा? 5 रेशियो ज़्यादा। ये रुपए बराबर हो जाएंगे 40 रुपए के। देखो, 40 रुपए अधिक मिल रहे हैं और अनुपात में 5 रेशियो ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर कितना आया? 8 रुपए की। बताइए, आया ना। अब बोला क्या है, घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? घड़ी खरीदी कितने में? 75 रेशियो में ही तो खरीदी थी ना। तो 1 रेशियो बराबर 8 रुपए, तो 75 रेशियो बराबर 75 गुणा 8, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत मजा आया होगा इस सवाल को करने में, आप लगाते होगे इसको। मैंने बोला है कि आप करते होगे इतनी और विधियों से, लेकिन जो यहां बताया जाता है वो आसान और बहुत ही सरल बताया जाता है। मजा आ रहा है ना। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। क्या बोला गया है अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न कहता है कि यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी? ठीक है, मूल राशि देखो, ये मूल राशि क्या होगी? मूलधन P, और साधारण ब्याज कितना होगा? SI। इसमें अनुपात दिया है 25:1 का। ठीक है, ब्याज की दर चाहिए, समय है मात्र 1 वर्ष। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां यही देखना है, दर बराबर जो ब्याज है ना वह मूलधन का कितने प्रतिशत। बस आसानी से 4% उत्तर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर 1 वर्ष समय था ना इसलिए ये हो गया। दर बराबर क्या कि जो ब्याज है वह मूलधन का कितने प्रतिशत, तो 1/25 गुणा 100 कितना आ गया? 4%। उत्तर आ गया। दर कितनी? 4%। बस अगला सवाल,
ए है सवाल। क्या बोला गया है कि समान आयतन के 3 बर्तनों में पानी तथा सिरप का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2, 7:3 है। इन मिश्रणों को पूरी तरह एक बड़े बर्तन में मिश्रित कर लिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी तथा सिरप का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो ए लिखा है 4:1। ठीक है, पहले बर्तन में है पानी और सिरप का अनुपात, और दूसरे में 5:2 का, और तीसरे में 7:3 का। ठीक है, पहले तो ये देख लो कि जो इनका आयतन है वो समान है क्या। देखो जोड़ो, पानी और सिरप कितना है 5, और यहाँ जोड़ो पानी और सिरप कितना है 7, और यहाँ जोड़ो पानी और सिरप कितना है 10। तो बताओ क्या ये समान है क्या। और उन्होंने बोला है कि समान आयतन, अगर आयतन समान करना है तो इन सबको जो आपने जोड़ निकाला ना, इनको समान करना पड़ेगा। अब कैसे करें, बहुत ही आसान तरीका है कि 5, 7 और 10 का लो लासापा कितना आएगा 70 आएगा ना। अगर 70 लासापा आएगा तो बस बहुत ही आसान हो गया। यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा 70 बनाने के लिए 14 से, और यहाँ 10 से, और यहाँ 7 से। सब 70 बन गए ना। अब अनुपात को भी बना दो, तो अलग अलग निकाल लो। क्या, पानी अलग और सिरप अलग। देखो पानी निकालेंगे सबसे पहले, तो पानी तो 14 का गुणा ए है पानी, है ना, पानी ए पानी है, तो 14 का गुणा 4 में तो कितना आया 56 प्लस। जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि तीनों बर्तनों को एक बड़े से बर्तन में उड़ेल दिया जितना भी था पानी और सिरप। ठीक है, तो सबका पानी जोड़ लो और सबका सिरप जोड़ लो, अलग अलग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 10 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 50, फिर प्लस 7 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना 49। कितना आया योग करने पर, ये आपका हो जाएगा 5, और 5 और 4 9, 5 14 1 15, 155। अब सिरप निकाल लो कितना है, कितना आएगा, बस 14 का गुणा अब बाद वाले में करना है। करो, 1 में करो, फिर 2 में करो, फिर 3 में करो। तो 14 एकम 14, और 10 दूनी 20, और 7 ती 21। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। अब इन दोनों का अनुपात ही तो चाहिए, क्योंकि पानी और सिरप का अनुपात चाहिए आपको। तो अगर इनका अनुपात हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएंगे। हाँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 5 ती 15, और 5 एकम 5 31:11। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो गया, खत्म हो गया सवाल। बस इतना सा तो फिर प्रश्न था, हो गया ना। चलो अगला सवाल ए है। अगला सवाल क्या कहता है, आसानी से लगाएंगी। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है, ये पूछा गया है। चलो बहुत आसान है। देखो क्या होता है, नए व्यक्ति की आयु बराबर पुराने व्यक्ति की आयु। ठीक है, नए व्यक्ति की आयु बराबर पुराने व्यक्ति की आयु। अब नए को न्यू लिख दिया और पुराने को ओल्ड लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, प्लस माइनस। अगर वृद्धि हो रही है औसत में तो धन का चिन्ह, अगर कमी हो रही है तो ऋण का चिन्ह। ठीक है, औसत गुणा संख्या, बस अब हो जाएगा आसान। क्या करना है, नया व्यक्ति कितने का आ रहा है 25 वर्षीय, तो नई की जगह पे 25। पुराने की तो निकालनी है क्योंकि सेवानिवृत्त जो हुआ उसकी आयु निकालनी है, तो ओल्ड की जगह पे ओल्ड। अब क्या हो रहा है, औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, इसलिए ऋण चिन्ह लेंगे। औसत कितना है, औसत कमी 3 की, और संख्या कितनी है 10 शिक्षक थे तो 10। बस 25 बराबर ओल्ड और माइनस कितना 30 का, तो ओल्ड बराबर कितना आएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 25 धन 30 बराबर कितना बताइए 55 वर्ष। 55 वर्ष का जो व्यक्ति था वह सेवानिवृत्त हो गया। तो पुराने शिक्षक की पूछी थी तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, आसानी से आपने कर लिया, आसानी से हो गया ना। चलो
हर रोज की तरह आपके लिए एक होमवर्क है और बहुत ही शानदार प्रश्न में है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और जिसको नहीं आएगा तो उसके लिए कल मैं आऊँगा फिर से तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर भी आप कोशिश कीजिए, लगाइए इस सवाल को, क्योंकि आप नल और टंकी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और आपको ये आना चाहिए। आपको आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।